ओंकिला अरुणाचल प्रदेश के एक कस्बे में रहती थी जो चाइना बॉर्डर के काफी पास था। ओंकिला के खानदान में उसकी बूढ़ी माँ और उसके 3 बच्चे रहते थे। ओंकिला के खानदान का खर्चा खेती और किसानी से चलता था। क्योंकि ओंकिला का गांव चाइना के पास था, इसीलिए ओंकिला को मोमोज, चाउमीन, वेज हक्का नूडल्स, मंचाओ सूप जैसे चाइनीज व्यंजन बेहद अच्छी तरह बनाने आते थे। ओंकिला की माँ खेत में काम करती और ओंकिला घर में रहकर ही खाना बनाया करती। क्या हुआ माँ, आज आने में इतना वक्त कैसे लग गया? बहुत सारे गांव वालों के साथ हमारा खेत भी मिलिट्री के पास जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। लेकिन हमारी जमीन गई तो हमें तो मुआवजा भी मिलेगा ना। कोई चीज अपने पास हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। पैसा तो हाथ में आते ही खर्च होने लगता है। तुम चिंता मत करो माँ, इनकम का कोई दूसरा इंतजाम जरूर हो जाएगा। आज मैंने मोमोज बनाए हैं, अब खा लो। दीदी, आप मोमोज बहुत अच्छी बनाती है, खाकर मजा आ जाता है। छुटुआ, मोमोज तो खूब खा रहा है। जरा ये तो बता, गणित में कितने नंबर आए हैं? 10 में से 0 अंडा। ओंकिला, तू इसे तालीम नहीं देती है क्या? अगर यही हाल रहा तो ये पास ही नहीं हो पाएगा। माँ, इसे किसी अच्छे ट्यूशन की जरूरत है, ये मेरे तालीम देने से नहीं लेता। अगले दिन शाम को घर आकर माँ ने कहा, ओंकिला, हमारी जमीन चली गई, 2 लाख रुपए मिले हैं। क्या हम इन रुपयों से गांव में कोई काम शुरू कर दें? माँ, गांव में तो कोई काम धंधा नहीं है, मैं शहर चली जाती हूँ। कोई काम धंधा सेट हो जाएगा तो मैं आपको पैसे भेजती रहूंगी। लेकिन तू कौन से शहर जाएगी? मैं दिल्ली चली जाती हूँ। तो विशाखापट्टनम चली जा, वहाँ हमारे गांव का नौरेन काम करता है। परदेश में किसी जान पहचान के व्यक्ति से बेहद सहायता मिल जाती है। ओंकिला आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे बसे शहर विशाखापट्टनम पहुँची और अपने गांव के लड़के नौरेन से मिली। मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ, तुम मुझे यहाँ पर काम दिलवा दो। तुम्हें क्या आता है? मैं सारे चाइनीज फूड बना लेती हूँ। मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ वहाँ एक मोमोज बनाने वाली की जरूरत है, मैं उनसे बात करता हूँ। नौरेन ने रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु से बात की और ओंकिला को मोमोज बनाने का काम मिल गया। रेस्टोरेंट समुद्र के किनारे पर ही था। लोग बीच पर घूमने आते और दावत का लुत्फ उठाते। ओंकिला के हाथ के लजीज मोमोज लोगों को बेहद पसंद आ रहे थे। रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु की कमाई दिन दोगुनी रात चौगनी बढ़ रही थी। लेकिन कमाई बढ़ने के साथ विष्णु अपने बावर्चियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा था। वो ओंकिला को केवल 10,000 देता था। ओंकिला के लिए बचत करना और अपने घर पैसे भेजना बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए। मैं घर पर मुश्किल से 8-10 हजार रुपए ही भेज पाई हूँ। माँ के लिए घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा होगा। अगले दिन ओंकिला ने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा, मालिक, मेरी सैलरी 15,000 कर दीजिए, मैं घर पर पैसे नहीं भेज पा रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैंने क्या तुम्हारे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है? मैंने तुम्हें काम दिया है, यही मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। सैलरी नहीं बढ़ेगी, जाओ अपना काम करो। उस समय ओंकिला के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने रेस्टोरेंट में काम करना जारी रखा। रेस्टोरेंट के पास अक्सर एक कुत्ता आया करता था। ओंकिला ने उसका नाम मोती रख दिया था। मोती जब भी आता, ओंकिला उसे 2 मोमोज खाने के लिए देती। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने ओंकिला को कुत्ते को मोमोज खिलाते हुए देख लिया। मोमोज बनाने का सामान तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं आता, जो तुम कुत्ते को मोमोज खिलाए जा रही हो। 2 मोमोज अगर कुत्ता खा लेगा तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? जरा सी बात पर आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में ला रहे हैं? इन मोमोज के पैसे तुम्हारे सैलरी से कटेंगे। उस महीने विष्णु ने ओंकिला को बस 8,000 रुपए दिए। रेस्टोरेंट के मालिक के क्रूर बर्ताव की वजह से ओंकिला ने एक फैसला लिया। ओंकिला ने नौरेन से कहा, मैं यहाँ पर काम छोड़ रही हूँ, अब मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी सारा सामान खरीदना होगा और एक काउंटर भी चाहिए होगा जिस पर रखकर तुम मोमोज बेच सको। क्या तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे है? कुछ रुपए है मेरे पास और थोड़े तुम दे दो। ओंकिला ने समुद्र के किनारे एक काउंटर पर अपने मोमोज बेचना शुरू कर दिए। अब विष्णु के रेस्टोरेंट पे कम लोग ही मोमोज खाने जाते। बीच पर घूमने वाले ज्यादातर लोग ओंकिला के मोमोज खाते। ओंकिला अब लगभग 20,000 रुपए महीने कमाने लगी थी।
विष्णु को ओम किला के काउंटर पर भीड़ लगी देखकर चिंता होने लगी। अभी तक तो केवल मेरे रेस्टोरेंट पर ही चाइनीज फूड बिकता था, लेकिन इस लड़की ने तो मेरा धंधा ही बंद करवा दिया। किसी दिन ये मेरी तरह रेस्टोरेंट भी खोल सकती है। कांटों का पेड़ बड़ा हो उससे पहले ही उसे उखाड़ देना उचित है। विष्णु एक दिन ओम किला के पास जाकर बोला, ओम किला, मेरे नए वर्कर्स अच्छे मोमोज नहीं बना पा रहे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे रेस्टोरेंट में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी सैलरी 2000 बढ़ा दूंगा। नहीं सर, अब मैं 20,000 कमाती हूँ। मुझे अब आपके रेस्टोरेंट में काम करने की जरूरत नहीं है। तो तुम अपना धंधा मेरे रेस्टोरेंट से कहीं दूर शिफ्ट कर लो। क्यों कर लूँ? क्या बीच की सारी जमीन आपके पिताजी की है? ओम किला के मुंह से उल्टा जवाब सुनकर विष्णु का खून खौलने लगा। आप मोमोज के अलावा और भी चीजें बेचते हैं, आप उन्हीं पर फोकस कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना रेस्टोरेंट कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। अभी तक ये लड़की मुझसे सैलरी मांगती फिरती थी और अब ये मुझे ही जवाब दे रही है। इसके घमंड को चूर चूर नहीं किया तो मेरा नाम भी विष्णु चंद्र देसाई नहीं। उस रात जब ओम किला अपने रूम पर पहुंची तो 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अगर तुमने अपना धंधा विष्णु भाई के रेस्टोरेंट से अलग नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ये अच्छा नहीं होगा। हमारी पहुंच अरुणाचल प्रदेश तक है, तुम्हारे परिवार पर भी हमारी नजर है। दोनों आदमी ओम किला को धमकाकर वहां से चले गए। ओम किला को बेहद देर बाद सांस आई। उसने अपनी माँ को फोन लगाकर सारा मसला कह सुनाया। तू डरना मत बेटी, यहाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू अपना धंधा जारी रख। तू इसी समय पुलिस के पास जा। ओम किला ने पुलिस के पास जाकर शिकायत की। पुलिस विष्णु के पास पहुँची। विष्णु भाई, आप यहाँ के इज्जतदार इंसान हैं। क्या आप किसी की जान लेकर हत्यारा बनना चाहते हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी की जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ उस लड़की को डराना चाहता था। इस तरह डराने धमकाने वाले काम मत कीजिए, वरना आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उस लड़की को अपना बिजनेस करने दीजिए। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद विष्णु सोचने लगा, बल से काम नहीं चलेगा, मैं फंस जाऊंगा। दिमाग से काम लेना होगा। कुछ दिनों बाद ओम किला के पास एक लड़की आई। हेलो मैम, मैं हिंदुस्तान पे कंपनी की तरफ से आई हूँ। प्लीज आप हमारा कोड स्कैनर लगवा लीजिए। इसके तो पैसे जाएंगे, ये फ्री है। आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए, मैं आपका अकाउंट इससे लिंक कर देती हूँ। बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट की मांग किया करते थे, इसीलिए ओम किला ने सोचा कि उसे स्कैनर लगवा ही लेना चाहिए। ओम किला ने अपना मोबाइल उस लड़की को दे दिया। वो लड़की एक हैकर थी जिसे विष्णु ने भेजा था। लड़की ने ओम किला के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। ये लीजिए, हो गया। अगले दिन ओम किला जब अपने एटीएम से पैसे निकालने पहुंची तो उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। ओम किला तुरंत बैंक गई और उसने अपने अकाउंट के बारे में पूछताछ की। बैंक में उसे बताया गया कि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार हो गई है। ओम किला समझ गई कि हिंदुस्तान पे वाली लड़की ने उसे धोखा दिया। ओम किला ने पुलिस स्टेशन में उस लड़की की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन उस लड़की का कहीं भी पता नहीं चला। उधर विष्णु ने ओम किला का काउंटर भी चोरी करवा दिया, जिसमें ओम किला अपना सारा सामान रखा करती थी। ओम किला के पास अब ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे थे और ना ही खाना बनाने का सामान। वो रोती हुई नौरेन के पास पहुंची। मैं लुट गई नौरेन। क्या हुआ ओम किला, तुम रो क्यों रही हो? ओम किला ने नौरेन को सारा मसला कह सुनाया। क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? नौरेन 2 दिन पहले ही गांव से लौटा था। मुझे माफ कर देना ओम किला, मैं परसों ही अपने बहन की शादी करके लौटा हूँ। मेरे सारे पैसे उसमें ही खर्च हो गए। ओम किला बीच पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ वही कुत्ता मोती आया, जिसे वो मोमोज खिलाया करती थी। आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ। मोती अचानक एक देवता में बदल गया। मैं समुद्र का देवता वरुण हूँ और कुत्ते के रूप में बीच पर टहलकर लोगों की परीक्षा लेता हूँ। आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करती। भगवान हमेशा किसी जीवित प्राणी के रूप में ही परीक्षा लेने आते हैं। वरुण ने ओम किला को कुछ बीज दिए। इन बीजों को समुद्र के रेत पर फैला देना। इनसे जो पौधे निकलेंगे उन पर मोमोज आएंगे, जिन्हें सब बस तुम ही अलग कर पाओगी।
इतना कहकर समुद्र देव वहाँ से गायब हो गए। ओंकिला ने बीजों को बीज पर डाला और अगले ही दिन उनमें से पौधे निकल आए जिन पे मोमोज के फल लगे हुए थे। ओंकिला ने मोमोज को तोड़कर एक टोकरी में रखा और मोमोज बेचने लगी। उन मोमोज में वही स्वाद था जो ओंकिला के हाथों से बने मोमोज में होता था। विष्णु को जब पता लगा कि ओंकिला ने बीज पर मोमोज के पौधे उगाए हैं, तो वो रात में मोमोज के पौधे तोड़ने पहुंच गया। विष्णु ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ना एक भी मोमोज टूटा और ना ही एक भी पौधा जमीन से बाहर निकला। विष्णु बाजार जाकर जहरीले कीटों वाली दवाई ले आया जो फसल को नष्ट कर देते हैं। उसने मोमोज के पौधों पर कीड़ों को छिड़क दिया। अब आएगा मजा। लेकिन तभी एक तेज समुद्र की लहर आई और उसने सारे मोमोज के पौधों से कीड़ों को साफ कर दिया। विष्णु एक दरख्त के दुकान में जाकर ढेर सारा दरख्त उठा ले आया और उसने दरख्त को मोमोज के पौधों पर रख दिया और फिर उसने उन सारे दरख्तों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। विष्णु को लगा कि अब काम बन जाएगा, लेकिन तभी बीच पर जोरदार बारिश होने लगी और आग बुझ गई। बारिश को भी अभी आना था। तभी वहाँ पर नौरेन आ गया। ये सब आप क्या कर रहे हैं मालिक? ओंकिला ने मुझे बताया था कि ये मोमोज किसी देवता के वरदान है, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं नास्तिक हूँ, मुझ पर इन देवताओं और वरदानों की बातों का कुछ असर नहीं होगा। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है और मैं तुम्हें ओंकिला की फ्री के मोमोज को तबाह करके दिखाऊंगा। तभी ओंकिला वहाँ आ गई। विष्णु सर, आप मेरे मोमोज के पौधों को कोई नुकसान मत पहुँचाइए, वरना मैं फिर से पुलिस के पास जाकर आपकी कंप्लेन कर दूंगी। अगर ये बार बार पुलिस के पास गई तो मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। अभी तो यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। तुम गलत समझ रही हो ओंकिला, मैं तो बस यहाँ इन मोमोज को देखने आया था। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नौरेन, तुम मेरे साथ आओ। विष्णु नौरेन को साथ लेकर अपने घर पहुँचा। नौरेन, तुझे मेरा एक काम करना है। कैसा काम सर? तू अपने गाँव जा और किसी तरह ओंकिला की माँ और उसके भाइयों को बीमार कर दे। अगर वो बीमार पड़ गए तो ओंकिला को उनकी देखभाल के लिए घर वापस जाना पड़ेगा और इसी तरह ओंकिला रास्ते से हट जाएगी और तुझे मैं इस काम के 50,000 दूंगा और अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। नौरेन मुसीबत में पड़ गया। उस रात वो सो नहीं पाया। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास इस काम को पूरा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। आखिर मैं ये पाप खुद से तो नहीं कर रहा, मैं तो बस मजबूरी में कर रहा हूँ। भगवान, मुझे माफ करना। नौरेन अपने गांव गया और ओंकिला के घर मिठाई का डब्बा लेकर पहुँच गया। ओंकिला की माँ नौरेन की मौसी लगती थी। मौसी, मैंने नई मोटरसाइकिल खरीदी है, इसकी मिठाई लेकर आया हूँ। ओंकिला की माँ नौरेन पर बेहद यकीन करती थी। बेहद खुशी की बात है बेटा। और सुनाओ, घर पर सब कुछ अच्छा तो है ना? और ओंकिला कैसी है? घर पर सब कुछ अच्छा है और ओंकिला की भी अच्छी कमाई हो रही है। आपकी बेटी बहुत मेहनती है, ऐसी बेटी किस्मत वालों को मिलती है। कुछ देर बातें करने के बाद नौरेन वहाँ से चला गया। ओंकिला की माँ और उसके भाइयों ने मिठाई खा ली। उन चारों को बुखार आ गया और वो चारों बुरी तरह बीमार पड़ गए। ओंकिला को अपने परिवार की देखभाल के लिए घर लौटना पड़ा। अब मुझे कोई डर नहीं। इन पौधों को उखाड़ नहीं सकते, लेकिन खत्म जरूर कर सकते हैं। विष्णु एक रोड रोलर ले आया और उसने रोलर को पौधों पर चढ़ा दिया, लेकिन उससे भी पौधों का कुछ नहीं बिगड़ा। रोलर ऊपर से गुजर जाने के बाद पौधे फिर से वैसे ही खड़े हो गए। विष्णु गुस्से से पागल हो गया। उसे सामने वही कुत्ता मोती दिखा। विष्णु ने अपना गुस्सा कुत्ते के ऊपर निकालना चाहा। आज मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विष्णु कुत्ते पर रोड रोलर चढ़ाने ही वाला था कि तभी कुत्ता समुद्र देव में बदल गया और समुद्र देव ने विष्णु को रोलर सहित उठाकर समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया। बचाओ, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बचाओ। समुद्र देव उसके पास जाकर बोले, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे वचन दो कि ओंकिला के काम में
कोई बाधा उत्पन्न नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ ओंकिला के व्यापार में किसी तरह की बाधा नहीं डालूंगा। उसके पैसे वापस कर दूंगा और उसका काउंटर भी। तब समुद्र देव ने विष्णु को उठाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और वो वहाँ से गायब हो गए। तभी वो ओंकिला के घर पहुँचे और उसके सारे परिवार को ठीक कर दिया। ओंकिला शहर वापस लौट आई और उसका काम पहले की तरह चलने लगा। एक गांव में संपत नाम का एक अंधा आदमी रहा करता था। उसकी बीवी रुक्मणी संपत की बिल्कुल भी इज्जत नहीं किया करती थी और दिन रात उसको अंधे होने के ताने मारा करती थी और संपत को भूखा भी रखा करती थी। संपत बेचारा गांव में कुछ घरों से रोटी मांगकर अपना पेट भर लिया करता था। एक दिन संपत एक दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी गांव का एक बिगड़ैल आदमी मनोज आकर संपत से बोला, सुना है आजकल तुम्हारी पत्नी तुम्हें भोजन नहीं दे रही। कितनी बार कहा है मनोज, अपने काम से काम रखा करो। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए क्योंकि ये मेरे खानदान का निजी मामला है। तुम इसमें दखल ना दो तो ही अच्छा है। अपने काम से काम रखो। तो अपने घर के निजी मामले अपने ही घर पर रखो ना। अपनी पत्नी को कुछ मर्यादा सिखाई है या नहीं सिखाई? तुम कहना क्या चाहते हो मनोज? यही कि तुम्हारी पत्नी का चक्कर गांव के मुखिया के पुत्र राकेश के साथ चल रहा है। कल तो मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए देखा है। राकेश तो भाभी से ऐसे मजाक कर रहा था जैसे कि वो उसकी महबूबा हो। अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखो। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम मेरे पत्नी के चरित्र पर इल्जाम लगा रहे हो। सारा गांव जानता है कि तुम्हारी पत्नी रुक्मणी चरित्रहीन है और तुम अंधे नकारा किसी काम के नहीं। वैसे एक बात बोलूं संपत भैया, भाभी का इसमें कोई दोष नहीं है। तुम्हें तो चलने के लिए भी एक लकड़ी के सहारे की जरूरत पड़ती है। भाभी ने तो तुमसे विवाह करके तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हारे लिए तो यही बहुत है कि तुम्हारी एक पत्नी है, वरना इस गांव में बहुत से ऐसे हट्टे कट्टे लोग भी हैं जो बेचारे कुंवारे ही घूम रहे हैं। मनोज की बात सुनकर संपत गुस्सा होकर अपने घर चला गया और अपनी बीवी रुक्मणी से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रुक्मणी, तुम मुखिया के लड़के के साथ हंसी मजाक करती हो, वो भी अश्लील तरीके से। ये तुमसे किसने बोला? मनोज ने। और सिर्फ मनोज ने ही नहीं, गांव के न जाने कितने लोगों से मैं तुम्हारे बारे में कितनी घटिया बातें सुन रहा हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रुक्मणी। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम किसी की बीवी हो। अगर ऐसे ही मामला था तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो बचपन से अंधा हूँ, तुम इस बात को जानती थी। हाँ किया था, तुम्हारी जमीन जायदाद के लालच में किया था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि तुम्हारे नालायक अब्बू वसीयत में ये लिख कर गए हैं कि उसका अंधा बेटा संपत्ति किसी भिखारी को दे तो सकता है, लेकिन अपनी बीवी के नाम नहीं कर सकता और ना ही उसे बेच सकता है। मेरे पिताजी के बारे में बुरा भला मत कहो रुक्मणी। वो जानते थे कि मैं अंधा हूँ और लोग मेरा इस्तेमाल करेंगे, इसी वजह से वो इस तरह के वसीयत करके गए हैं। और वैसे भी मेरी संपत्ति का जितना भी किराया आता है उसे तुम ही रखती हो रुक्मणी, और उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती। यहाँ तक कि तुम मुझे धोखा देती हो, मुझे पेट भर के भोजन भी नहीं देती। गांव के दूसरे लोगों से मुझे मांग मांग कर अपना पेट भरना पड़ता है। इसके बावजूद भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। अरे अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? रुक्मणी की बात सुनकर संपत बेहद दुखी हो गया। ठीक है रुक्मणी, मैं जाता हूँ और वापस लौटकर कभी नहीं आऊँगा। हाँ जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। संपत बेचारा अपने घर से रोता हुआ सड़क की तरफ निकल गया और रोड के किनारे एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ गांव का एक आदमी बलवीर, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, संपत के पास आकर बोला, अरे क्या हुआ संपत भैया, क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें घर से निकाल दिया जो यहाँ उदास बैठे हो? कभी कभी मैं सोचता हूँ बलबीर भैया कि भगवान ने मुझे जिंदगी क्यों दी, और अगर दी तो मुझे अंधा क्यों बना दिया। अरे संपत भैया, तुम तो रो रहे हो, माफ करना, मैंने तुम्हारी आंखों पर गौर नहीं किया। मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी मुझे भाव भी नहीं देती। ये दुनिया ऐसी ही है संपत भैया। अगर तुम्हारी आंखें सही होती तो शायद तुम्हारी बीवी ऐसा नहीं करती। अब घर जाओ, रात ज्यादा हो गई है, मुझे भी ट्रक लेकर निकलना है। बलबीर भैया, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। संपत भैया, मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे गाड़ी का माल लेकर पंजाब निकलना है, और पंजाब यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, तुम थक जाओगे। नहीं बलबीर भैया, मैं कुछ महीने अपने गांव
और अपने घर से दूर रहना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर तुम भी मुझे इस गांव के लोगों की तरह बोझ ही समझते हो। कैसी बातें कर रहे हो संपत भैया? भला मैंने तुम्हें कभी बोझ समझा है क्या? अरे मेरी बीवी जब भी रात का भोजन बनाती है ना, तो मुन्ना से बोलती है कि जाकर संपत भैया को बुला ला, उनकी पसंद का भोजन बना है। अब चलो मेरे साथ। बलवीर एक नेक किस्म का इंसान था। संपत बलवीर के साथ उसके ट्रक में बैठ गया। आधी रात तक ट्रक चलता रहा। अचानक ट्रक के चारों टायर में एक ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ बलबीर भैया? पता नहीं संपत भैया, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। इतना कहकर बलवीर ट्रक से नीचे उतर गया और संपत भी। ये तो ट्रक के चारों टायर बुरी तरह से फट गए हैं और यहाँ पर आसपास से ट्रक भी बहुत कम गुजरते हैं। हम तो फंस गए। संपत घबराता हुआ बोला, अब क्या होगा बलबीर भैया? सोचने दो संपत भैया, कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम इस जगह पर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। तभी बलवीर की नजर नजदीक खड़े एक ट्रक पर गई। उस ट्रक को देखकर बलवीर की नजरें फटी की फटी रह गई। वो ट्रक रात के अंधेरे में पूरी तरह से चमक रहा था। बलवीर दौड़ता हुआ उस ट्रक के पास पहुंचा। ट्रक को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो ट्रक पूरा मिट्टी का बना हुआ था। बलवीर संपत की ओर देखकर बोला, संपत भाई, मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। इस तरह का ट्रक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मिट्टी का ट्रक ऐसे बना हुआ है मानो कि जैसे पूरा का पूरा असली हो। ध्यान से देखो बलबीर भैया, हो सकता है इसका मालिक भी इसी में मौजूद हो। पागल हो गए हो क्या संपत भैया? कोई नहीं है यहाँ पर। तो फिर ट्रक को स्टार्ट करके देखो, हमें तो इस भयानक जगह से बाहर निकलना है। संपत की बात बलवीर ने मान ली। बलवीर ने संपत को ट्रक के अंदर बिठाया। उसने जैसे ही चाबी घुमाई, ट्रक स्टार्ट हो गया। कमाल है, अजीब बात है, मिट्टी का ट्रक स्टार्ट कैसे हो सकता है? बलवीर ने गियर डाला ही था कि एक बड़ा सा घेरा, जो कि दूर से बिल्कुल ब्लैक होल की तरह दिख रहा था, बलवीर के सामने बन गया और वो ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से उस ब्लैक होल में गायब हो गया। उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। बलवीर चीखता हुआ संपत से बोला, संपत भैया, तुम ठीक तो हो? यहाँ पर तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो डर लग रहा है। अरे बलबीर भैया, मेरे जिंदगी में तो 25 साल से अंधेरा है। मैं भी किससे पूछ रहा हूँ? संपत भैया तो बेचारे स्वयं अंधे हैं। तभी बलवीर को सामने सूरज उगता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते वो ट्रक रोड के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। बलवीर संपत को लेकर उस ट्रक से बाहर निकल कर आ गया और हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा कि सूरज सर पर था। क्या हम पंजाब पहुंच गए? पंजाब नहीं संपत भैया, हम तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए, समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ वक्त पहले तो इस ट्रक में बैठे हुए थे, अचानक इतनी जल्दी दोपहर कैसे हो गई? और ये कौन सा गांव है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है हमने इस ट्रक में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे तो बेहतर हम उस भयानक जगह पर ही ठीक थे। इतना कहकर बलवीर ने गुस्सा होकर एक घूसा उस ट्रक में मार दिया। बलवीर का घूसा उस ट्रक पर पड़ते ही उस मिट्टी के ट्रक से ढेर सारी धूल उड़ने लगी। लेकिन जैसे ही उस धूल के कण संपत की आंखों में पड़े, उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। मुझे दिखाई दे रहा है बलबीर भैया, तुम तो काफी लंबे और चौड़े हो। क्या मजाक कर रहे हो संपत भैया? मजाक नहीं कर रहा बलबीर भैया, सच कह रहा हूँ। तुमने इस वक्त नीली कलर की पगड़ी, ब्लैक कलर की पैंट और लाल कलर का शर्ट पहना है। अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है संपत। तभी संपत उस जगह को बेहद गौर से देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक तेज धमाका हुआ और वो दौड़ता हुआ खेतों की ओर भागने लगा। बलवीर भी संपत के पीछे पीछे दौड़ता हुआ खेतों की ओर भागने लगा। तभी संपत की नजर एक बच्चे पर पड़ी, जो कि कुछ बच्चों के साथ झूला झूल रहा था और बच्चों से जिद कर रहा था कि वो झूला बेहद तेज झूलाए। संपत ये नजारा गौर से देखता हुआ बलवीर से बोला, बलबीर भैया, क्या तुम्हें पता है कि बच्चा कौन है? मुझे क्या पता ये बच्चा कौन है। इस बच्चे को गौर से देखो बलबीर भैया, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा कौन है। और सामने उस बच्चे को भी देखो। संपत के कहने पर बलवीर उन बच्चों को गौर से देखने लगा। वो हैरानी से मुंह फाड़ता हुआ
संपत की ओर देखकर बोला, ये तो तुम हो संपत भैया, और तुम्हारे बगल में जो बच्चा खड़ा है वो तो हमारे गांव का बल्ली है। अब बलवीर ने चारों ओर गौर से देखना शुरू किया कि तभी उसकी नजर दूर बसे एक गांव पर पड़ी। बलवीर चीखता हुआ बोला, ये तो हमारा ही गांव है, लगता है हम समय के पीछे पहुंच गए हैं। तभी संपत ने देखा कि उसके बचपन वाला रूप, जो कि झूले में बैठा हुआ तेज तेज झूला झूल रहा था। संपत दौड़ता हुआ अपने बचपन के पास जाकर बोला, घर जाओ बेटा। कौन हो तुम? मैं तुम ही हूँ। मैं तुम ही से क्या मतलब है आपका? ये मतलब कि तुम अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन बड़े होने के साथ साथ तुम्हें समझ आ जाएगा। कुछ देर बाद तुम इस झूले से गिर जाओगे और तुम्हारा सर उस दरख्त से टकरा जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम मेरा ही बचपन हो, मैं वक्त के पीछे आ गया हूँ। संपत बचपन में भी बेहद भोला था। संपत की बात सुनकर संपत का बचपन का रूप चुपचाप झूले से उतरकर और अपने सभी दोस्तों को लेकर अपने घर की ओर चला गया। तो इसका मतलब संपत भैया, तुम इसी जगह इसी स्थान पर अंधे हो गए थे। मुझे बचपन में बहुत तेज झूला झूलने की आदत थी और एक दिन मैं गिर पड़ा और मेरा सर उस दरख्त से टकरा गया और फिर मैं अंधा हो गया। तभी धरती से कुछ रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। तभी संपत और बलवीर का जिस्म उन किरणों में गायब हो गया और वो दोनों सीधे उसी मिट्टी के ट्रक में जा पहुँचे और वो मिट्टी का ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो ट्रक स्टार्ट हुआ, सामने वही ब्लैक होल बन गया। मिट्टी का ट्रक उस ब्लैक होल में जाकर गायब हो गया। कुछ ही देर में संपत और बलवीर उसी जगह पर खड़े थे जहां उन्हें वो ट्रक मिला था। संपत और बलवीर उस ट्रक से बाहर निकल आए। संपत को अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। लगता है तुमने वक्त को बदल दिया, लेकिन ये जादुई ट्रक यहाँ पर आया कैसे? नहीं बलबीर, ये वक्त को बदलने की ताकत इंसान के हाथ में नहीं है। सच तो यह है कि ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया और उसने मेरे ऊपर एक बड़ा उपकार किया। ईश्वर ने मुझे 30 साल पहले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर मैं अंधा हुआ था। तभी उस ट्रक के अंदर से एक गहरी आवाज आई। मैं एक जादुई ट्रक हूँ, टाइम ट्रैवल वाला ट्रक। जो भी मेरे ट्रक के अंदर बैठता है वो अपने बचपन के काल में पहुँच जाता है और वो भूतकाल और भविष्य में कहीं भी पहुँच सकता है। अगर मुझे किसी और के बचपन में जाना हो और उसकी जिंदगी को बदलना हो तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं, बदलाव हमेशा अच्छे नहीं होते संपत। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के भूतकाल में जा सकता हूँ जिनके लिए बदलाव भविष्य में बेहतर होते हैं। अगर तुम्हें किसी भी व्यक्ति की मदद करनी हो तो रात के अंधेरे में इसी जगह पर चले आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। संपत और बलवीर अपने घर वापस लौट आए। संपत की आंखों में रोशनी देखकर उसकी बीवी रुक्मणी हैरत से बोली, अरे आपकी आंखों की तो रोशनी वापस आ गई। आपको इल्म भी नहीं है कि मैंने आपको कहाँ कहाँ तलाश किया। मुझे पता है रुक्मणी कि तुमने मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे अभी तुम कहाँ से आ रही हो? रात भर बाहर आपका इंतजार करती रही, वहीं से आ रही हूँ। तभी संपत ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी बीवी के गाल पर जड़ दिया। निकल जाओ यहाँ से रुक्मणी, तलाक के नोटिस तुम्हें कल तक पहुँच जाएंगे। मुझे तुम्हारी जैसी चरित्रहीन पत्नी के साथ और वक्त बर्बाद नहीं करना। तुम चरित्रहीन होने के साथ साथ एक लालची औरत भी हो। तुम रात भर मुखिया के लड़के के साथ रही हो। मुझे ये बात किसी और ने नहीं बल्कि मुखिया ने ही बताई है, क्योंकि वो भी अपने लड़के के चरित्र से बहुत ज्यादा परेशान है। रुक्मणी हाथ जोड़ती रही, लेकिन संपत ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। संपत ने एक लड़की से दूसरा विवाह कर लिया। आज भी वो उस टाइम ट्रेवल मिट्टी के बने हुए ट्रक के द्वारा दूसरे लोगों के भूतकाल और भविष्यकाल में जाकर लोगों की मदद करता रहता है।